अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश की पोएट्री सेक्शन को हल करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्रेशन के थ्रू गुजारूंगी कि स्टेप बाय स्टेप ये पोएम क्या है, किसने लिखी है, और आपकी बुक के अंदर जो आपकी कोर्स की बुक है उसके अंदर जितने भी आपके पास एक्सरसाइजेस थे, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज या चूज या वर्ड मीनिंग्स या कोई से भी थे, तो वो सारे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। ठीक है। और सेंट्रल आइडिया वैसे आपका है तो नहीं, लेकिन मैंने सेंट्रल आइडिया यहाँ पे बना बना के आपको दिखा रही हूँ, सिर्फ इस वजह से ताकि आपको समझ में आए कि ये पोयम्स किस तरीके से काम कर रही हैं, यानी क्या कहना क्या चाह रही हैं। तो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास पोयम है एक इफ नाम की। ठीक है, इफ नाम की पोयम है जो यार्ड किपलिन ने लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो उसका सेंट्रल आइडिया समझते हैं कि है क्या। सेंट्रल आइडिया में कह रहा है कि जो पोयम है इफ, वो है कि ट्रू सक्सेस और मेच्योरिटी कैसे आता है, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस, करेज और मोरल इंटेग्रिटी से आता है। ठीक है, कि आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखते हो, मेच्योर होते हो इतना। और सक्सेस सिर्फ इस वजह से आता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखो और सब्र से काम लो, और ब्रेव हो, करेज हो, आपके पास बहादुरी हो, और आपका जो मोरल इंटेग्रिटी हो वो सही हो। तभी आप सही मायने में सक्सेस हासिल कर सकते हो, और तभी आप अपने आप को एज ए मिच्योर बोलोगे। अच्छा, किपलिंग कहते हैं कि एक वो बेसिकली बहुत सारी कंडीशंस प्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में इफ एल्स वाले सेंटेंसेस पढ़ रहे थे, तो उसी तरह यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंसेस बनाते हैं। बेसिकली एक सीरीज की तैयार करते हैं, इसके अंदर लिखते हैं इफ यू कैन, और फिर आगे डिस्क्राइब करते हैं कि क्या क्वालिटीज हैं जो आप करेंगे तो आपके पास स्ट्रॉन्ग और ऑनरेबल पर्सन आपको कहा जाएगा। ये एडवाइस करते हैं कि एक काम तरीके में इंसान को रहना है, किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो मौजूद हो। देखिए, जब भी आपके पास कोई परेशानी आती है या कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, तो अगर आप हड़बड़ी करें, घबराहट दिखाएं, जोर शोर करें, तो आपका वो काम खराब हो जाता है। ठीक है, आपकी सिचुएशन बेहतर नहीं होती, खराब हो जाती है। लेकिन अगर आप काम रहें, सुकून में रहें, सब्र के साथ सोचें कि हो क्या रहा है और हमें क्या करना है, तो फिर आपके जो मुश्किल से मुश्किल वक्त होते हैं वो आसानी से गुजर जाते हैं। पोयम ये टीच हमें क्या करती है कि रियल अचीवमेंट जो है, जो असल अचीवमेंट जिंदगी की, वो क्या है। वो ये नहीं कि आपके पास माल हो या आपके पास शोहरत हो, कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि डेवलप करना है एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आपका कैरेक्टर स्ट्रांग हो, आपके पास इमोशनल बैलेंस हो। ये नहीं कि आप थोड़ी थोड़ी बात पे चीखें चिल्लाएं, रोएं धोएं या कोई भी ऐसा बिहेवियर एग्जिबिट करें। इमोशनली आपके पास बैलेंस बिहेवियर शो करो, आप बैलेंस हो, आपकी सारी इमोशनल इंटेलिजेंस, और आपका कैरेक्टर भी स्ट्रांग हो। इफ अ पर्सन फॉलोज दिस प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल से बता रहे हैं, अगर वो आप फॉलो करो, अगर वो इंसान ये फॉलो करे, तो वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं गेन करता है कि दुनिया की कोई अच्छी चीज गेन करे, बल्कि वो अपने अंदर ही एक मिच्योर ह्यूमन बीइंग बन जाता है और एक सच्चा इंसान बन जाता है। तो बेसिकली ये जो पोयम है ना, ये किस बात को एम्फोसाइज करिए कि कैरेक्टर बिल्डिंग कैसी होनी है इंसान की, कैसी स्ट्रॉन्ग तरीके से कर सकता है, उसके बारे में, प्रेजरवेरेंस के बारे में, और बैलेंस लिविंग के बारे में। ठीक है, जो कि फाउंडेशन होती है सक्सेसफुल लाइफ की। अच्छा, तो पोयम यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। अच्छा, मैं ये भी बताती चलूं कि आपके पास जैसे पहले तो ऐसा होता था, पोयम छोटी छोटी पूरी पूरी जैसे आपके पास आ रही होती थी बनी हुई। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। लेकिन अब क्या है, अब आपके पास इस बुक में जो है फुल पोयम नहीं है। ठीक है, कुछ उसके वर्सेस हैं, जैसे 4 5 8 10 16 कुछ भी उसके वर्सेस दिए हुए हैं, यानी थोड़े से उसके पोर्शंस दिए हुए हैं। पूरी की पूरी पोयम आपकी नहीं है। अब अगला सवाल बच्चों का ये है कि अगर मिस पूरी पोयम नहीं है तो एग्जाम में क्या आएगा। एग्जाम में क्या पूरी पोयम का कहीं से भी सवाल आ सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं। लेकिन ऑब्वियसली जो आपको 4 लाइनें 5 लाइनें 10 लाइनें कितनी भी लाइंस दी हुई हैं, कितने भी वर्सेस मौजूद हैं पोयम के, उसके अराउंड और उस पोयम का सेंट्रल आइडिया क्या बनता है, यानी इस पोयम में किस चीज के बारे में बात हो रही है, इसके सवाल जवाब आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके जो आपको एड दिखा रही हूँ वो बेसिकली आपके बुक के सॉल्व है। ठीक है, मैं थोड़े से इसके एक्स्ट्रा सवाल भी आपके पास दे दूंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक्स डाली हुई हैं। इसके अंदर मैंने आपको नॉवल जो सॉल्व की थी उसकी भी डाल दूंगी, और ये पोएम की है ये भी डाल दूंगी। ठीक है, एक्स्ट्रा जितने भी सवाल पॉसिबल हो सकते हैं, आएंगे या आ सकते हैं, वो भी मैं थोड़े से इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छा, तो पोएम हमारी क्या कह रही है, पोएम भी एक दफा रीड कर लेते हैं ताकि आपको वर्ड्स बाय वर्ड्स भी मैं समझा दूं कि है क्या।
If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you. ये कह रहा है कि अगर देखो, इफ यू कैन आ रहा है, ठीक है, कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, यानी आपके आसपास के लोग बिल्कुल अपना फिर रहे हैं, ठीक है, सर घुमा रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा, वो बोल रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अपना नॉर्मल स्टांस खो रहे हैं वो, ठीक है, लापरवाह हो रहे हैं या कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, और फिर ब्लेम कर रहे हैं आपके ऊपर कि भाई आपकी गलती है, कोई भी चीज खराब हो गई तो, ठीक है। अगर उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो अपने आप में, जब सब लोग आप पे डाउट कर रहे हैं, बट मेक अलाउंस फॉर दे आर डाउटिंग टू। अलाउंस, ठीक है, मेक अलाउंस, यानी ये मत सोचो कि भाई कोई मुझ पर डाउट कर रहा है तो वही गलत है मैं सही हूं, नहीं, ऐसा नहीं। आप ये भी सोचो कि सामने वाला जो आपके ऊपर डाउट कर रहा है किसी भी सिचुएशन में, क्या वो वैलिड डाउट है, क्या आप सच में आपने ऐसी कोई मिस्टेक की है, या सच में आपको ऐसी गलती करने वाले हो जिसकी वजह से वो डाउट कर रहा है, तो वो वैलिड है चीज या नहीं। ये चीजें माइंड में रखो। इफ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, अगर आप इंतजार कर सकते हो और थक नहीं जाओगे इंतजार करने में, और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज, या जब आप झूठ से आपका सिचुएशन चल रही है, जैसे कोई आपसे झूठ बोल रहा है या कोई बहुत सारे झूठ में आप फंस गए हो, तो आप क्या करो, उन झूठों में ना पड़ो, ठीक है। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, और ना ही इस चीज में पड़ो कि लोग आपसे झूठ बोल रहे हैं, लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, या आप उस चीज में पड़ जाओगे हाँ सब तो मुझसे नफरत करते हैं, मैं खराब हूं, या कोई भी ऐसी बात नहीं। येट डोंट लुक टू गुड नॉट टॉक टू वाइस, ना इतना अच्छा बनने की कोशिश करो कि मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, और ना कोई इतना ऐसी बातें करने की कोशिश करो कि भाई मैं तो बहुत वाइज हूँ। आप जो हो उसी को बेहतर करने की कोशिश करो। आप बेसिकली इसका ये हुआ कि आप ओवर एक्टिंग करके ऐसे नहीं दिखा सकते अपने आप को कि मैं तो बहुत ही आला दर्जे का इंसान हूं, जबकि आप असल में नहीं हो अगर। अच्छा, अगला इसका जो वर्ड्स है वो कह रहा है इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। अगर आप देखो, इसमें क्या कह रहा है, इफ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक योर ड्रीम्स योर मास्टर, बेसिक मतलब ये है कि आपने कोई ख्याल करा, आपने ख्वाब देखा कि मैं कुछ ऐसा बन जाऊंगा जिंदगी में, या मैं कोई ऐसा काम कर लूंगा जिंदगी में, तो आप उसका ख्वाब देख सकते हो, सोच सकते हो कि हाँ ऐसा रास्ता है, मैं इस तरीके से फॉलो कर लूं, लेकिन अपने उन ख्वाबों को, अपनी उन ड्रीम्स को अपने मास्टर ना बने दो, यानी अपने पर कंट्रोल ना हासिल करने दो, कि हाँ भाई वो ख्वाब के चक्कर में आपने कुछ का कुछ कर दिया, गलत काम करने बैठ गए। इफ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम, यानी आप सोच सकते हो चीजों के बारे में कि भाई ऐसा काम होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि उन थॉट्स को अपनी जिंदगी का एम ही बना दो, क्या मेरे दिमाग में जो ख्याल है मुझे वो करना ही करना है, ये चीज करनी ही करनी है, वहां से उठा के ये पेन जबरदस्ती रखना ही रखना है बिला वजह। इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, यानी बहुत अच्छे तरीके से ट्रायम्फ तरीके से जीत गए हो आप बुलंद हौसलों के साथ, और डिजास्टर हो गया है, कोई बहुत ही बुरी चीज हो गई है आपके साथ, अगर इन दोनों काम में आप अपनी जिंदगी बिता सकते हो और खुद वापस बेहतर हो सकते हो, and treat those two imposters just the same. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you give your life to do, broken and stoop and build them up with worn out tools। कह रहा है कि अगर आप अच्छी जीत में, अच्छे मौके में भी अपने आप को सही संभाल सकते हो, अपनी ईगो बूस्ट या कुछ ऐसा नहीं होने दे सकते, और इस तरीके से नहीं, जैसे कुछ लोग जिंदगी में अच्छा काम करते हैं उनके साथ अच्छी चीजें होने लग जाती है तो सब लोग आके वाहवाही करने लग जाते हैं उनकी, हाँ भाई ये तो बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा है, लेकिन आधे से ज्यादा लोग उसमें सिर्फ आपको ईगो बूस्ट दे रहे होते हैं, आपको दिखा रहे होते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, जबकि असल में आप जिंदगी में अभी इतने आगे नहीं बढ़े होते, अभी आपने बहुत आगे जाना होता है, लेकिन वो आपको झूठी तसल्लियां दिखा देते हैं कि हाँ हाँ आपसे तो अच्छा कोई है ही नहीं। और जब आपके अंदर ऐसी ईगो डेवलप हो जाती है, तो फिर आप आगे बढ़ने का सोचते नहीं, आप कहते हैं हाँ मैं तो बहुत ही अच्छा हूँ, मुझे और इम्प्रूव होने की जरूरत नहीं, तो फिर आप एक ट्रैप में फंस जाते हो। या फिर आप ध्यान रख सकते हो कि आपके साथ कुछ जिंदगी में बुरा हो गया है, कोई डिजास्टर हो गया है, तो आपके पास जितने भी टूल्स हैं, जो भी कोई आपकी जिंदगी की सलाहियतें हैं, स्किल्स हैं, जो भी कुछ समझ है, उससे ही आगे जिंदगी बिता सकता हो, बेहतर कर सकता हो। फिर है इफ यू कैन मेक वन हीप ऑफ ऑल योर विनिंग्स एंड रिस्क इट ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस, यानी एक पूरा का पूरा आपने हीप बना लिया, एक गुच्छा बना लिया अपनी सारी जीतों का, और क्या उनको आप फिर रिस्क कर सकते हो कि भाई एक ही चांस लगा लो, सही हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, और अगर आप हार जाओ
तो क्या आप दोबारा से बिगिन कर सकता हो, दोबारा से शुरू कर सकता हो? एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस। इससे मुराद ये है कि अगर आप हार जाते हो तो ये मत कहना कि मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, लेकिन शुरू करने के बाद आप रोते ही रहो, यानी गिरे हुए दूध पे रोते ही रहो कि मैं तो हार गया था, मैं तो हार गया था, इस तरीके के नहीं। इफ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व स्वोइंग टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गॉन, यानी आप अपने दिल दिमाग हर चीज को एक एका करके आप ये सोच सकते हो कि हाँ वो सारी जीत हार सब खत्म हो गई, लेकिन मैं फिर भी आगे बढ़ता रहूंगा। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू। जब आपके अंदर सब कुछ खत्म हो जाए तब भी आप यकीन रखो और अपने आप को समेट के रखो। एक्सेप्ट डेविल विच सेज टू देम होल्ड ऑन। इफ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू, यानी बहुत सारे लोगों के साथ दरमियान बात भी करो लेकिन अपना वर्च्यू, अपने कैरेक्टर मेंटेन रखो। और वॉक विद किंग्स नॉट लूज द कॉमन टच, यानी अगर आप किंग्स के साथ भी चल रहे हो, फिर रहे हो, दूर दौर कर रहे हो, तो आप फिर भी जो जिंदगी की नॉर्मल जिंदगी की हकीकत है, जो आप कॉमन लोग जिसको कहा जाता है कॉमन पीपल किस तरह रह रहे हैं, आप वो चीजें ना खो दो। यानी जिंदगी की इतनी पुरान ना बढ़ लो कि आपको पता ही ना चले कि जिंदगी नॉर्मल थी क्या। इफ नाइदर फोन और लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, यानी ना ही आपके दुश्मन, फो यानी दुश्मन, और लविंग फ्रेंड्स यानी कोई भी आपसे जो मोहब्बत करने वाले आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, कोई भी हो सकते हैं, उनकी तकलीफ से आपको ना फर्क पड़े, उससे भी आप बच के निकल जाओ। इफ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच, यानी सब आपके ऊपर काउंट करें, आपके साथ काउंट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे करें। इफ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be a man, my son। अगर इन सब चीजों को नजर में रखते हुए, आप जिंदगी की हकीकतों को नजर में रखते हुए फिर भी सही रह सकते हैं, अपनी मोरल वैल्यूज सही रख सकते हैं, अपने ईगो कम रख सकते हैं जिंदगी में, तो आप इस दुनिया में जीत गए और आप इस जिंदगी में आराम से रह सकते हैं। बेसिक आइडिया इस पोयम का, ये जो तीन आपको चार वर्सेस दिए हुए हैं, ये इसका है, ठीक है। अच्छा, इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस थी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रही कि ये मतलब इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, मैंने बस यहाँ पे डिप्लीटली सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। तो डिस्कस्ड स्टेटमेंट दिया हुआ था आपके पास कि सक्सेस इज द फेलियर रीडिफाइंड। तो इस स्टेटमेंट का बेसिक मतलब ये है कि फेलियर जो है एंड नहीं होता जिंदगी का या किसी भी चीज का। बेसिकली एक स्टेप फॉरवर्ड होता है सक्सेस पे। हर सक्सेस, हर फेलियर पे आप सीखते हो कि आपकी क्या गलती थी जिसकी वजह से आप फेल हुआ, और उस सीख से फिर आप आगे आगे और बढ़ते हो जिंदगी में, जिसमें आप सक्सेस की तरफ जाते हो अपने गोल्स अचीव करने के लिए। ठीक है, तो फेलियर क्या है? टीचर्स लेसन, बिल्ड स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव्स कैरेक्टर। अच्छा, इस पोएम में और क्या बताया जाता है? उस पोएम में बताया कि लूजिंग और स्टार्टिंग अगेन विदाउट कंप्लेनिंग इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, यानी बगैर कंप्लेन करने आप हारते भी हो और जीतते भी हो, लेकिन उसके ऊपर रोते रहना ये बुरी चीज होती है। तो उसके बगैर, कंप्लेन करे बगैर, अगर आप ये हार जीत का सिलसिला अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहो उससे, तो ये होता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ। ट्रायम्फ और डिजास्टर दोनों को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है। ट्रू सक्सेस कब होती है, किसके बारे में होती है? वेल्थ और उसके बारे में नहीं कि आपका फेम कितना है, आपके कैरेक्टर कितना अच्छा है, आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है, और सेल्फ कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल कितना है आपको। ये नहीं कि आपके पास पैसे कितने हैं और आपका फेम कितना है। अच्छा, प्रिडिक्ट व्हाट काइंड ऑफ पोएम यू आर गोइंग टू रीड। अच्छा, ये इसके अंदर आपके पास जो बुक है उसके अंदर ऐसे शुरू में सवाल थे ना कि प्रिडिक्ट करो क्या भाई किस किस्म की पोएम आप रीड करने वाले हो। ऑब्वियसली ये तो हर स्टूडेंट अपने हिसाब से, आपको ग्रुप्स बनाते हैं क्लासेस में, तो आप खुद भी इसको सोच समझ के बोल सकते हो कि भाई टाइटल से मुझे लगता है इस बारे में, उस बारे में। तो ऐसी मैंने बेसिक आंसर दे दिया कि अगर टाइटल इफ है तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई कोई एडवाइस या कंडीशन या मोरल लेसन वगैरह बता रहा होगा, इस किस्म की कोई चीज। पोयम रीड करने के बाद हमें पता चलता है कि भाई ये डायरेक्ट पोयम है जो एक लेसन टीच करती है, ठीक है। डायडाइक, ठीक है, ये पोयम की टाइप होती है जो कि बेसिकली आपको कोई ना कोई लेसन टीच कर रही होती है, ठीक है। ये पोयम कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में अगर सिर्फ एक चीज पूछी जाए, एमसीक्यू या कहीं पे भी पूछ ली जाए कि पोयम है किस बारे में, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि ये पोयम है कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में। अच्छा, यहाँ पे समरी भी दे दी है मैंने, फिर एमसीक्यूज यहाँ पे सारे सॉल्व करे हैं वो आप देख सकते हो। और ये क्या थे हमारे पास, कंसेप्चुअल मीनिंग क्या है इनकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, कॉन्सेप्चुअल मीनिंग उसकी क्या है पोयम में और सेंटेंस में कैसे यूज कर सकते हैं। अलाउंस बोला जा रहा है कंसिडरेशन और अंडरस्टैंडिंग फॉर अदर डाउट्स, ठीक है। ये तो हमने अभी यही सीख लिया था। डील इन करना यानी टू बी इन्वॉल्व इन या प्रैक्टिस समथिंग। इम्पोस्टर्स जो कि बेसिकली डिसीव कर रहे होते हैं या फॉल्स इंप्रेशंस वगैरह दे रहे होते हैं। केव का मतलब यानी डिसऑनेस्ट या ट्रिकी पर्सन। डिजास्टर यानी ग्रेट फेलियर या मिसफॉर्चून। हीप जो कि एक पाई या एक लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी कोई भी चीज बहुत सारे हिस्सों में लिखी हुई तो उसको हीप कह देते हैं।
तो यानी बहुत सारे पेपर भी रखे हुए, कॉपीज भी रखे हुए, तो हीप बोल दोगे आपको। बेसिकली उसको तो पाइल बोलते हैं, लेकिन आप हीप बोलते हो, ठीक है, हीप बोल सकते हो उस चीज को। नर्व यानी करेज और बोल्डनेस उसमें। विल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, वर्च्यू मोरल गुडनेस और हाई कैरेक्टर। स्वाइन यानी फिजिकल स्ट्रेंथ या मसल पावर। अच्छा, फिगर ऑफ स्पीच में यहाँ पे आपके पास था मेटाफोर। क्या होता है मेटाफोर? इसमें कौन सी लाइन को कहा गया है? ट्रायम्फ और डिजास्टर्स आर टू इम्पोस्टर, ये किस्म का मेटाफोर है, इसकी कोई एक्चुअल मीनिंग अलग से नहीं है, मतलब अलग से इसको अलग अलग बोलोगे तो कुछ और बात हो गई, लेकिन इसको मेटाफोर के तौर पे बोलोगे, ठीक है। सेंटेंस किस तरह हुआ? लाइफ इज अ जर्नी फिल्ड विद अनएक्सपेक्टेड टर्न्स। पर्सोनिफिकेशन करोगे अगर इसको, तो बेसिकली क्या कह रहा है, ये इसको ह्यूमन क्वालिटीज दे रहा है। इम्पोस्टर तो इंसान को कहा जाता है ना, ये तो इंसान नहीं, ये तो इवेंट्स हैं। तो टाइम वेट्स फॉर नो वन। अच्छा, एनाफोरा जो है रेपिटेशन है, वो वाला वर्ड जो रेपिटेशन हो, जैसे हम शेर व शायरी में देखते हैं ना कि कोई वर्ड से स्टार्ट हो रही है हमारी पोएम, हमारी शायरी, तो एनाफोरा वही होता है। तो रेपिटेशन है किस चीज का? इफ यू कैन, ये हर लाइन के स्टार्टिंग में आ रहा है। अच्छा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी बोला जा रहा है हार्ट एंड नर्व एंड स्ट्रिंग। ये है शीशेल्स, शीशेल्स यानी वो अल्फाज जो लाइन से आप ऐसे बोल रहे हो तो टंग ट्विस्टर्स आपके पास जा रहे हैं। अच्छा, इसको आप क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे आ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप किए मैं। अच्छा, इस वाले को मैं दिखाना चाह रही हूँ, ये बेसिकली क्या है? विच क्वालिटी डिस्क्राइब इन द पोएम डू यू फाइंड मोस्ट चैलेंजिंग टू अपहोल्ड इन योर ओन लाइफ एंड व्हाई? अच्छा, ये जो सवाल है ना, ये बेसिकली बेटा आप सब लोग अपने अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है। पोएम को आपने समझ लिया है, थोड़ा सा मैंने आइडिया के तौर पे यहाँ पे सब आंसर दे दिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक बच्चे का यही आंसर हो। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लिख सकते हो, क्योंकि ये बोला ना कि आपकी जिंदगी में कौन सी इसमें से क्वालिटीज हैं जो आपको बहुत मुश्किल लगती हैं, ठीक है, चैलेंजिंग लगती है, आप होल्ड करना। आपने यहाँ पे देखा ना कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं जो आपको सही मेंटेन करो तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। तो इसमें बोला है कि भाई कौन सी क्वालिटीज आपको जो मुश्किल लगती है अपनी पर्सनल जिंदगी में आप होल्ड करना, और क्यों। तो अगर आपकी इंग्लिश स्टोरी बहुत अच्छी है तो आप खुद ये लिख सकते हो आंसर, ठीक है ना। वरना एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है कि मोस्ट चैलेंजिंग क्वालिटी फॉर मी स्टेइंग काम, सबसे ज्यादा मेरे लिए मुश्किल है कि काम स्टे करना ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म, यानी कोई अगर क्रिटिसिज्म दे रहा हो मुझे किसी भी मेरे वर्क का, या झूठे इल्जाम लगा रहा हो, फॉल्स एक्यूजेशंस करना हो, तब भी ये चीज, इन सिनेरियो से मुझे काम लेने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। तो मैंने इस किस्म का आंसर लिख दिया, इट इज डिफिकल्ट नॉट टू रिएक्ट इमोशनली व्हेन समवन मिसअंडरस्टैंड्स और ब्लेम यू। रीजन मैंने दिया है कि भाई मुश्किल है ये बात कि रिएक्ट हम इमोशनली ना करें जब सामने वाला आपको मिसअंडरस्टैंड करे या फिर आपके ऊपर ब्लेम डाले कि भाई तुम्हारी गलती है। हाउएवर द पोएम टीच दैट पेशेंस एंड सेल्फ कंट्रोल्स आर साइंस ऑफ ट्रू स्ट्रेंथ। फिर मैंने यहाँ में बता दिया कि भाई नहीं, ये पोएम तो मुझे ये बताती है, लेकिन ठीक है, ये आखिरी वाली लाइन लिखनी मेरी जरूरी नहीं थी, मैंने ऐसी लिख दी, ठीक है, क्योंकि बस 2 लाइन का आंसर बनना था। मैं सोचा चलो एक लाइन थोड़ी और बना दो, आप चाहो तो ये एक्स्ट्रा लाइन लिखो ना लिखो आपकी मर्जी, लेकिन आप इसको सिंपल लैंग्वेज में करके बता सकते हो कि आपको किस चीज में मुश्किल होती है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने सारा बना दिया, मैं अगले पे पहुंच जाती हूँ। अच्छा, अगली पोयम थी हमारे पास एज ऑफ इन्फेंसी बाय इलामा इकबाल। अच्छा, इलामा इकबाल की जो एज ऑफ इन्फेंसी वाली पोयम है, इसकी बेसिकली इनसेंस के बारे में है, सिंप्लिसिटी के बारे में है, और क्यूरियोसिटी ऑफ चाइल्डहुड, स्पेशली इन ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब बच्चा छोटा होता है तो वो इतना मासूम होता है, इतना सिंपल होता है और क्यूरियस होता है कि ये चीज क्या है, वो चीज क्या है, जिंदगी क्या है। अब अभी जिंदगी तो नहीं खैर, लेकिन हर चीज के बारे में इतना क्यूरियस होता है वो। इस पोयम में इलामा इकबाल साहब जो हैं वो रिकॉल करते हैं अपनी अर्ली लाइफ को, जब उनकी पूरी दुनिया लिमिटेड थी किस पे? सिर्फ अपनी अम्मी के पास, ठीक है, अपनी अम्मी के पैरों तले, अपनी अम्मी के पास, कि कहाँ पे उसकी जिंदगी किस तरह जा रही है। ही हैड नो अवेयरनेस ऑफ द वास्ट अर्थ एंड स्काई। जब वो छोटे थे तो एक छोटा बच्चा होता है तो उसके पास सिर्फ उसकी माँ ही उसकी पूरी दुनिया होती है और कोई नहीं होता। तो जब उस जमाने में उनके पास तो आइडिया भी नहीं था कि दुनिया क्या है, आसमान क्या है, ये सब क्या है। सबसे सिंपल थिंग्स उनके पास क्या होती थी कि साउंड ऑफ अ डोर चेन, दरवाजे की कुंडी की जो आवाज होती है, जब दरवाजा खुलता बंद है तो उसपे चेन लगी हुई है, ये लगी हुई है, ऐसे लॉक लगता है ना, तो उसकी आवाज ब्रॉट हिम कंफर्ट। वो आवाज उनको बहुत ज्यादा कंफर्ट लाती थी। ही वुड स्टेयर एट द मून विद वंडर एंड आस्क इनोसेंट क्वेश्चंस अबाउट इट। वो चांद की तरफ देखते थे और इनोसेंट मासूम मासूम से सवाल उसके बारे में पूछते थे। पोएट हाईलाइट करते हैं इसमें कि जो बच्चे का दिल होता है वो भरा हुआ होता है क्यूरियोसिटी से और प्योर पाक, बिल्कुल पाक इमोशंस से। Infancy is shown as a stage of life filled with love, security, imagination और इंसिक्योरिटेशन, यानी इन सब चीजों से भरा हुआ होता है बचपन एक इंसान की जिंदगी का। शॉर्ट फॉर्म में पोयम जो है बेसिकली सेलिब्रेट कर रही होती है कि प्योरिटी क्या है बचपन की, और डिपेंडेंस और उसकी नेचुरल क्यूरियोसिटी क्या होती है अर्ली चाइल्डहुड में। तो पोयम है आपके पास यहाँ पे छोटी सी दी हुई है, पोयम है आपके पास, द अर्थ द स्काई वर अननोन वर्ल्ड्स टू मी, ओनली द एक्सपेंस ऑफ मदर्स bosom वॉज अ वर्ल्ड टू मी। यानी सिर्फ माँ ही उसके लिए दुनिया थी, और दुनिया और ये स्काई वगैरह क्या है वो तो बिल्कुल अननोन, अनजान सा कुछ था। एवरी मोमेंट वॉज सिंबल ऑफ लाइफ प्रेशर टू मी। हर एक मूवमेंट जो आसपास उनके होती, चाहे वो दरवाजे की आवाज, हवा तेज चलना, बारिश होना या कुछ भी होना,
वो जिंदगी का एक प्लेजर के तौर पे सिंबलाइज करता थे वो अपने पास। माई ओन स्पीच वॉज लाइक अ मीनिंगलेस वर्ड टू मी। खुद जो अपनी बोली हुई बातें थी वो उनको लगती थी मीनिंगलेस, कोई अल्फाज मुंह से निकलता चला जा रहा है। ड्यूरिंग इन्फेंसी पेन इफ समवन मेड मी क्राई, जब वो छोटे थे और कभी उनको कोई रुला देता था, तो जो दरवाजे की चेन की आवाज थी उससे वो काम डाउन हो जाते थे, उससे उनको कंफर्ट मिल जाती। देखा होगा आपने बचपन में, बच्चों में अक्सर ऐसी चीज होती है, वो रोते हैं धोते हैं, फिर उनको कोई बॉल दिखा दो, कोई की चेन दिखा दो, कोई दरवाजे की आवाज कहीं की आ गई, कहीं का पंखा खोल दो, लाइट खोल दो, कुछ भी कर दो, तो उसी से वो काम डाउन हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। ओ हाउ आई स्टेयर्ड एट द मून फॉर लॉन्ग आवर्स, जब वो छोटे थे तो वो कहते हैं मैं बहुत घंटों तक चांद को देखता रहता था। स्टेयरिंग एट इट्स साइलेंट जर्नी अमॉन्ग ब्रोकन क्लाउड्स, उसकी जो जर्नी थी, यानी आप देखते हो ना चांद हिलता 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 सीधा 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 नजर आता है बच्चों को, तो टूटे टूटे बादलों के दरमियान किस तरह चलता चला जा रहा है। आई वुड आस्क रिपीटेडली अबाउट इट्स माउंटेन्स और प्लेन्स उसके किस तरीके के हैं, उसके बारे में ही पूछते रहते। और सरप्राइज होते हैं कि भाई कैसी कैसी कैसे झूठ मतलब बोले जाते थे ना, बच्चों को तो बोले जाते हैं, तो उसमें वो सरप्राइज होते थे, ये क्या हो रहा है, ये कैसे होता है। माई आईज वर डिवोटेड टू सीइंग, माई लिप्स वर प्रोन टू स्पीक, आंखें डिवोटेड थी कि वो देखें इधर उधर की दुनिया को, और होंठ डिवोटेड थे, होंठ प्रोन थे इसके कि वो बोले। छोटा बच्चा होता है, बोलना शुरू करता है, वो बोलता चला जाता है, बब बब बब, कुछ भी मुंह से बोलता चला जाए। आंखें जैसी उसकी खुलती हैं, दुनिया को देखता है, वो देखता चला जाता है, इस कोने में क्या है, वहां क्या रखा है, टेबल के ऊपर क्या है। माई हार्ट वॉज नो लेस देन इंक्विजिटिव पर्सनलाइज्ड, यानी सिर्फ उनका दिल इस तरह नहीं था कि बस इधर उधर देख लिया, उसके दिल के अंदर था कि क्या है जिंदगी, मैं ढूंढूं इसको, यहाँ क्या रखा है, वो क्या रखा है। अच्छा, इसमें भी पहली एक्सरसाइज थी कि डिस्कस द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट था पैराडाइज लाइज अंडर द फीट ऑफ योर मदर, जन्नत होती है आपकी माँ के पैरों तले। ये है फेमस सेइंग जो हाईलाइट करती है कि अम्मियों का, मदर्स का स्टेटस कितना ग्रेट है इस्लाम में और इंसान की जिंदगी में भी। इसकी बेसिक मीनिंग ये है कि माँ का जो प्यार है और माँ की जो परवाह है, जो केयर है और जो सेक्रीफाइसेस हैं जो माँ करती है अपने औलाद के लिए, वो प्राइसलेस होते हैं। सर्विंग और रिस्पेक्टिंग वंस मदर लीड्स टू ब्लेसिंग एंड सक्सेस, जब आप अपनी माँ को रिस्पेक्ट देते हो और खिदमत करते हो, तो उनकी जो दुआएं हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं, और जो सक्सेस है वो उन्हीं की तरफ से मिलता है। जो एक माँ होती है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है इंसान एक बच्चे के कैरेक्टर को डेवलप करने में, ठीक है, शेप करने में पूरा का पूरा कि किस तरीके का वो होगा। अगर माँ अच्छी तरीके से अच्छी तरबियत देती है बच्चे की, तो बच्चे का कैरेक्टर में ही वो चीज साफ दिखती है, और जिंदगी भर लोग आपको कहते रहते हैं कि हाँ इसकी माँ ने बहुत अच्छी तरबियत की होगी इसकी। जो एक माँ है वो नर्चर करती है बच्चे को, प्रोटेक्ट करती है, सिखाती है और प्रे करती है, दुआएं करती है अपने बच्चे के लिए। उसकी जो दुआएं होती हैं, उसकी जो सेक्रीफाइसेस होते हैं, वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल होते हैं, और वो सर्व करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं, उसको सर्व करते हैं इस चीज में कि वो किस तरीके से जन्नत में जाए। अच्छा, अच्छा यहाँ पे पिक्चर हमें दी हुई थी बुक के अंदर और बोला था भाई इस पिक्चर में क्या है, वो तो आप अपनी बात से कुछ भी कह सकते हो, हमने यहाँ पे लिख दिया कि भाई मदर लिविंग होल्डिंग हर बेबी, पीसफुल नाइट सीन था जिसके अंदर मून शाइन हो रहा था, एक सिंपल सा विलेज दिखा रहे थे, उसमें एनवायरनमेंट बेसिकली दिखाते हैं कि नॉर्मल नॉर्मल गरम गरम वार्मथ है और प्यार मोहब्बत का समा है। अच्छा, इसमें भी मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह जो उसके थे ना वो कर दिए हैं, ये वर्ड मीनिंग्स वगैरह वाले सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अच्छा, अब अगले पे आ जाते हैं हम। रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट भी था तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अच्छा, सेवन एजेस ऑफ मैन बाय विलियम शेक्सपियर। अच्छा, सेवन स्पिरिट्स ऑफ मैन जो है बेसिकली एक प्ले से निकला गया है, उसको आप कहते हो एज यू लाइक इट। ये बेसिकली इंसान की जिंदगी के अलग अलग लाइफ स्टेजेस जो होते हैं ना, उसके बारे में बताता है। ये कहता है कि ह्यूमन लाइफ इज अ स्टेज एंड एवरी पर्सन इज मियरली एन एक्टर हु पैसेस थ्रू सेवन, याद रखो, सेवन डिस्टिंक्ट स्टेजेस फ्रॉम बर्थ टू डेथ। सबसे पहला होता है जो सेवन स्टेजेस बता रहे हैं शेक्सपियर अपनी पोयम में, वो होता है सबसे पहला इन्फेंसी, जिसके अंदर हेल्पलेसनेस और डिपेंडेंट होता है। ये बिल्कुल छोटा बच्चा जो कुछ कुछ नहीं कर सकता। फिर स्कूल बॉय एज होती है जो अनविलिंगली और कंप्लेनिंग वाली होती है कि नहीं मैं स्कूल नहीं जा रहा, ये नहीं कर रहा, और कंप्लेन करते रहते हैं बच्चे। फिर लवर स्टेज होती है जहाँ पे बच्चा, यानी अब जो बच्चा बड़ा हो गया है वो इमोशनल और रोमांटिक चीजें सीख करता है। फिर सोल्जर स्टेज जिसके अंदर वो एम्बिशियस होता है और ऑनर सीकिंग होता है। फिर होता है जस्टिस जिसके अंदर मिच्योर वाइज और रिस्पेक्टेबल हो जाता है वो। फिर आती है आपके पास ओल्ड एज जिसको पतलून एज भी कहा जाता है, बेसिकली जिसके अंदर वो बहुत फिजिकली वीक हो जाता है और डिक्लाइन करना जाता है, जिसको आप बुढ़ापा कहते हो। फिर होती है उस बुढ़ापे में भी सेकेंड चाइल्डिशनेस, जिसके अंदर वो कंप्लीटली हेल्पलेस हो जाता है इससे पहले कि उसकी इंतकाल हो। उस स्टेज में जो सेकंड चाइल्डिशनेस बोला जाता है, उस स्टेज में अक्सर जो लोग होते हैं उनके, या तो उनके लिए नर्सेज रखी जाती हैं या उनके बच्चे होते हैं तो वो उनको देखते हैं फुल, उनको वही 24/7 केयर चाहिए होती है जो कि इन्फेंसी में चाहिए होती है। फुल देखना, खाना पीना, वॉशरूम, हर चीज उनकी सिमिलर हो जाती है फिर एज कम्पेयर टू छोटे बच्चों।
तो लाइफ इस किस्म के साइकिल में जाती है, ठीक है। इनके मुताबिक लाइफ ऐसे साइकिल में चलती चली जाती है। बेसिक जो ओवरऑल इसका मैसेज है वो है कि जिंदगी टेम्परेरी है, आरजू है, और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। हर स्टेज के, हर जिंदगी का जो स्टेज है उसके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपनी वीकनेस होती है। शेक्सपियर इसको एम्फोसाइज करता है कि इनएविटेबल है कि आप एज करो, ठीक है। इनएविटेबल है कि भाई आपने करना ही करना है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप बढ़ोगे नहीं। ट्रांसिटरी नेचर जो है इंसान के एग्जिस्टेंस के साथ है। ये रिमाइंड करता है कि ये हमें रिमाइंड करती है बात कि जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है और एक फिक्स पैटर्न में है, और कोई इसको एस्केप नहीं कर सकता। फिक्स पैटर्न है। आप छोटे से बेबी से होते हो, फिर आप स्कूल जाने वाली उम्र में होते हो, फिर आप थोड़े बड़े होते हो, फिर आप स्कूल जज बनते हो, फिर आप मेच्योर एंड वाइज वाली स्टेज में जाते हो, फिर आप अपने बुढ़ापे में जाते हो, फिर आप बिल्कुल ही मोहताज वाली बुढ़ापे की एज में चले जाते हो। हर किसी के साथ ये पूरा सर्कल रिपीट होता है। अच्छा, पोयम आपके पास ये है कि बता रहा है कि ऑल द वर्ल्ड अ स्टेज, यानी पूरी जो दुनिया है वो एक स्टेज है, और जो आदमी और औरत हैं वो मेयरली उसके एक प्लेयर्स हैं जो उसमें वो अपना अपना रोल्स अदा कर रहे हैं। उन सब के अपने अपने एग्जिट्स हैं जिसमें वो खत्म हो जाते हैं दुनिया से, और एंट्रेंस है जिसमें वो पैदा होते हैं। एंड वन मैन इज प्ले इन हिज टाइम प्लेज मेनी पार्ट। एक इंसान जो है अपनी जिंदगी में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है। उसके जो एक्ट्स हैं वो बिगिन करते हैं 7 एजेस में। एट द फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे छोटी उम्र जो होती है इन्फेंट। म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म, हिलना जुलना उल्टी करना मुड़ना अपने नर्स के आर्म में, ठीक है। नर्स से ये मुराद नहीं डॉक्टर वाली नर्स, नर्स बेसिकली जो उनका ख्याल रख रही है, चाहे उनकी माँ हो या कोई भी ऐसा हो इंसान जो उनका ख्याल रखता है, उनको पालता पोसता है। एंड देन द वाइनिंग स्कूल बॉय, फिर वो रोने धोने वाली उम्र, विद हिज सैचल, सैचल उसके बैग को कहा जाता है। एंड द शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल, सुबह सुबह उठ के ऐसे शक्ल बनाना, नहीं मुझे नहीं उठना, ऐसे फिर अनविलिंगली बोलना कि नहीं स्कूल नहीं जाना है। फिर लवर से जिसमें साइंग लाइक फर्नेस, और फिर वो फुल बैलेड्स होते हैं जिसके अंदर ऐसी किस्म की कहानियां पढ़ना या ऐसी किस्म की चीजों में इन्वॉल्व होने में फिर इंसान का दिमाग जाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो देन अ सोल्जर, फिर एक सोल्जर बनता है जो कि फुल ऑफ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंज ओथ्स होता है, यानी अलग अलग से वादे वो करता है कि हाँ मैं ये करूंगा जिंदगी में, मैं वो करूंगा जिंदगी में। फिर जेलेसी में भी ऑनर देता है, सडन और क्विक क्वारल्स भी होते हैं उसमें, एकदम से लड़ाई झगड़े करना ये करना। फिर सीख करता है वो कि बबल रेपुटेशन हो उसकी, इवन इन द कैनन्स माउथ। एंड देन द जस्टिस, फिर जस्टिस स्टेज आ जाती है। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैप एंड लिनन, ये बुढ़ापे की बता रहा है कि भाई इस किस्म की ऑलमोस्ट एज, बुढ़ापे से पहले क्या हो जाता है, मोटा मोटा हो गया इंसान, गोला गोला हो गया, उसकी आंखें सिवियर हो गई, उसकी अगर दाढ़ी है तो उसकी एक फॉर्मल कट की दाढ़ी हो गई, वो जो फुल ऑफ वाइज एंड सॉज एंड मॉडर्न इंसिस्टेंस दिखाने लगा, वो अपना ये वाला रोल प्ले करता है। फिर सिक्स एज आती है उसकी जिसके अंदर वो क्या करता है, बुढ़ापे में चला जाता है। फिर जिसमें बुढ़ापे में उसके पास स्पेक्टिकल्स होते हैं उसकी नाक पे, यानी चश्मा लगा हुआ होता है, और वो साइड में सोफे पे कुर्सी पे बैठा हुआ होता है। उसके जो यूजफुल होज होते हैं वो अच्छे से गुजर चुके होते हैं और दुनिया बहुत बड़ी होती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो बड़ी बड़ी सी आदमियों जैसी आवाज होती है वो शंक होने लग जाती है, यानी जवानी में जब आता है तो बड़ी आवाज होती है, लेकिन आपने देखा होगा वही इंसान जब बुढ़ापे में जा रहा होता है उसकी आवाज वापस दबने लग जाती है। फिर इवेंचुअली वो कैसा हो जाता है, बिल्कुल बच्चों की तरह होने लग जाता है, आवाज उसकी कांपना, हाथ उसके कांपना, उसकी आवाज इस तरह की जैसे हल्की सी सीटी सी निकल रही है, और इवेंचुअली फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। अच्छा, इसमें भी सारे के सारे मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। अगली मैं ले जाती हूँ ताकि आपका जल्दी से हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या है, ये भी एग्जाम्पल आंसर है। हाउ वुड यू डिवाइड द लाइफ ऑफ अ मॉडर्न ह्यूमन बीइंग इनटू 7 डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने लिखा था आप उस तरीके से लिख सकते हो, वरना जो स्टार्टिंग में बताया था 7 स्टेजेस, ठीक है, वरना कह रहा आप कैसे डिवाइड करोगे, तो आप थोड़े डिफरेंट वर्ड्स यूज कर सकते हो, ठीक है, वो भी ऑलमोस्ट करेक्ट ही होगा आपका जवाब। क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल एग्जाम से पहले ये वीडियो देखेंगे और बोलेंगे हम भाई रिवाइज कर लें, हमें तो पढ़ा ही नहीं था इंग्लिश का। ये बहुत सारे बच्चे इंग्लिश की प्रिपरेशन एंड के लिए रख देते हैं, एग्जाम के लिए बोलते हैं आखिर में करेंगे, इजी पेपर है। तो आप अपने पास से लिख सकते हो, लेकिन बेहतर ये होगा कि 7 पॉइंट्स से 7 स्टेजेस बताए हैं, आप एग्जैक्टली वही लिख दो। इन्फेसेंसी से सबको याद होगा कि भाई डिपेंड है, जब ये पेरेंट्स पे, फिर चाइल्डहुड है, फिर टीन एज ईयर है, फिर यंग अडल्टहुड है, मिडिल एज है, ओल्ड एज है, एडवांस ओल्ड एज।
इस तरीके की भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। और जो ऊपर हमने मेंशन की है आप वो भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट हुई हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। तो अगली पोयम आपके पास है, चौथी पोयम जो है, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली बाय पाब्लो नरूडो। इन्होंने क्या पोयम लिखी, इन्होंने जो पोयम लिखी उसका सेंट्रल आइडिया बेसिकली ये था कि अ पर्सन बिगिंस टू डाई इंटरनली व्हेन दे स्टॉप ट्रूली लिविंग। जब वो सच में जिंदा रहना, लिव करना, जिंदगी बिताना छोड़ देता है, तब वो इंटरनली अंदर ही अंदर मरना शुरू हो जाता है। ये पोयम इनकरेज कर रही है रीडर को कि अवॉइड करो डल और रूटीन और फियरफुल जिंदगी। इंस्टेड एम्ब्रेस करो कि आप पैशनेट तरीके में जिंदगी रो, रिस्क भी रखो जिंदगी में, चेंज रखो, इमोशनल एक्सप्रेशन रखो अपना, इमोशनली एक्सप्रेस भी करो अपने आप को। Although often attributed to Pablo Neruda, the poem authorship is debated. Regardless, its message is clear. ठीक है, आपके पास बुक में तो हमारे पास यही दिया हुआ है कि पाब्लो नेरूडो ने दिया हुआ है, लेकिन ये साइड बार है जो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि ऑथरशिप इसकी कंफर्म नहीं है कि किसने इसको लिखा है। आपके पास और भी ऑप्शन है कि शायद किसी और बंदे ने लिखा हो, लेकिन क्योंकि आपके कोर्स में शामिल है कि पाब्लो नेरूडो ने लिखा है तो आप यही मेंशन करोगे एग्जाम में। क्योंकि मैं ये पॉइंट मैंने सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मेंशन कर दिया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे आजकल प्रेफर करते हैं कि हम भाई एआई से स्टडी कर लें, कॉपी पेस्ट करें, वो हमें बता देगा। तो बेटा, एआई को हमेशा नहीं पता कि आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, वो अक्सर और बेशक आपको गलत जवाब दे देता है। तो उसके लिए दिमाग में रखो कि बेशक कह रहा हो एआई कि भाई किसी और ऑथर ने ये पोयम लिखी है, आपने वो नहीं मानना, वो चीज नहीं मानी जाएगी, ठीक है। बुक में क्या दिया हुआ है, आपकी कोर्स की बुक में क्या दिया हुआ है वो माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि दो तीन एआई पे अगर आप ये सारी पोएम वगैरह लिख के पूछोगे ना कि भाई किसने लिखी है, तो वो किसी और का नाम दे देगा। इस वजह से मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि पाब्लो नेरुडो ही आपने लिखना है, क्योंकि आपके बुक में वो चीज शामिल है। ये चीज याद रखा करो, ठीक है। ये मत समझना एआई को मैं पूरी बुक दूं वो समझा देगा, मैं लिख के आ जाऊंगा एग्जाम में, ऐसा नहीं होता। आपको फिर आधा अधूरा कुछ ना कुछ समझ में आएगा, लिख के कुछ आओगे, फेल हो जाओगे, फिर बोलोगे मैं तो अच्छा पेपर करके आया था। ऐसा नहीं होगा। एग्जाम आपका काफी इजी है, इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं होता, आप बस चैप्टर्स को समझ के जाओ अच्छे से और थोड़े बहुत उनके सवाल जवाब भी याद करके। जब मेन मैसेज इस पोएम में क्या कह रहा है कि आप कब स्लोली मरना शुरू होता है, जब आप ट्रैवल करना बंद कर दो, घूमना फिरना एक्सप्लोर करना, रीडिंग करना, ड्रीम करना और गाने सुनना या किसी तरह इस तरीके से अपने आप को एक्टिव रखना छोड़ दो। अवॉइड करो कि किसी किस्म के रिस्क ना लो जिंदगी में, अपने पैशंस को चेस ना करो। आप स्टक हो एक अनहेल्दी हैबिट्स में, यानी गंदी खाने खा रहे हो, ज्यादा तली हुई चीजें खा रहे हो, बाजार की खाने खा रहे हो, या कोई और चीज खा रहे हो, या बुरी रिलेशनशिप्स में स्टक हो। यू रिफ्यूज टू चेंज योर लाइफ व्हेन यू आर अनहैप्पी। और अब रिफ्यूज करो कि नहीं मैं अपनी जिंदगी नहीं बदल रहा, भले ही मैं नाखुश हूं, मैं चुप हूं, चुप करके रहो। तो इसमें इन कंडीशंस में आप स्लोली स्लोली डिटोरिएट करने लग जाते हो, ये कह रहा है इस पोएम के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोर थीम इसकी ये है कि रिस्क लेना चाहिए, ड्रीम्स फॉलो करनी चाहिए, रूटीन ब्रेक करने चाहिए, अपने फीलिंग्स जो है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए और खुशी जिंदगी में ढूंढनी चाहिए। तो बेसिकली पोएम में भी ये कह रहा है आप स्लोली स्लोली मरना कब शुरू होता है, जब आप ट्रेवल नहीं करते, रीड नहीं करते, और आप जिंदगी के जो साउंड्स होते हैं, जिंदगी जो मसरूफियात होती है, जिंदगी किस तरह चल रही है, खूबसूरतियां हैं, उसको नहीं सुन पाते, उसको नहीं देख पाते, आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। आप स्लोली मरने लग जाते हो जब आप अपनी सेल्फ स्टीम को मार दो। जब आप क्या करो, डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, जब आप दूसरों को अपनी मदद ना करने दो, कोई आपकी मदद करने की कोशिश करे, आप बोलो नहीं दूर हो जाओ, परे हटो, मुझे नहीं चाहिए मदद, या कोई भी ऐसी चीज, अपने आप को क्लोज ऑफ कर दो दूसरों से। इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ योर हैबिट्स, यानी अपनी आदतों के अगर स्लेव बन जाओ कि यार मुझे तो आदत है मैं तो इतने बजे ही सोऊंगा, मुझे तो आदत है मैं इतने बजे ही ये काम करूंगा, मुझे तो आदत है मैं नहीं करता ये, मैं नहीं करती ये, मैं वो नहीं। तो जब आप ऐसे स्लेव बन जाओ कि अपने आदतों के बगैर कुछ हो ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते, तब भी वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ, रोज एक ही तरह की जिंदगी गुजारना। अच्छा, वॉकिंग एवरी डे ऑन द सेम पाथ ये नहीं कि घर से स्कूल का एक ही रास्ता ले रहे हो तो मैं रास्ता बदल लूँ, ये गलत चीज है। ये नहीं कह रहा ये कह रहा है कि जिंदगी का एक रूटीन में आप फंस जाओ कि हाँ रोजाना मैं इसी तरह रूटीन गुजारूंगा, यही जिंदगी गुजारूंगा। तो उसको कह रहा है रूटीन अब जब आप ना चेंज नहीं करते हो, जब आप कहते हो कि नहीं मैं दूसरा रंग नहीं पहनूंगा, मैं लाल रंग के ही कपड़े पहनता रहूंगा जिंदगी भर, और डू और यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो,
यानी दोस्त नहीं बनाते। आप बोलते हो मैं तो उसको नहीं जानता, मैं दोस्ती क्यों करूं, मैं इससे बात नहीं कर रही, मैं तो नहीं जानती कौन है ये मदद में लग रहा है, इसको लग रहा है मुश्किल है, मैं बात करूं, नहीं मैं नहीं करती, अजनबी है। जब आप ऐसे करो, ठीक है, ये नहीं कह रहा कि सड़क चलते में किसी से भी बात कर लो, ये कह रहा है कि जब आप दोस्त नहीं बनाते, अपने आप को जिंदगी से बंद करके रख लेते हो। यू स्टार्ट डाइंग स्लोली कब? इफ यू अवॉइड टू फील पैशन, जब आप पैशन नहीं फील करते, आप इग्नोर करते हो कि हाँ मुझे चीज में पैशन फील हो रहा है, मैं इग्नोर कर दूं, मैं करूँ नहीं वो काम। जब आपके टर्बुलेंट हो इमोशंस, यानी इमोशंस खराब हो रहे हो, ऊपर नीचे अप डाउन, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दोज विच मेक योर आईज ग्लिशन, यानी वो चीजें, पैशन की वो चीजें जिसको देखो तो आपकी आंखें चमक पड़े, जिसको देखो तो आपके इमोशन चल पड़े, जब आप उन चीजों को इग्नोर करते हो, तब भी आप मरने लग जाते हो। योर हार्ट बीट फास्ट, यू डाई, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली इफ यू डू नॉट चेंज लाइफ। और जिंदगी चेंज नहीं करोगे, अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो अपनी जॉब के साथ, अपनी जिंदगी के साथ, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे कि बोलो कि भाई जो चीजें अनसर्टन है वो बहुत रिस्कफुल है, मैं बस सेफ हूं ना, मैं चुप करके बैठा रहा हूँ, भले मेरी जॉब खराब है, भले जिंदगी खराब है, अब अपनी ख्वाबों के पीछे नहीं जाते, अपने आप को अलाउ नहीं करते कि एटलीस्ट एक दफा जिंदगी में कुछ डिफरेंट करके देखो। अच्छा, तो इसकी भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर तैयार कर दिया। अच्छा, एमसीक्यूज मैंने यहाँ पे थोड़े से एक्सप्लेनेशन, कुछ मैंने एमसीक्यूज में ना एक्सप्लेनेशन के साथ भी डाले हुए हैं कि आपको आइडिया हो कि क्या, जैसे यहाँ पे था आपके पास क्वेश्चन के पोएट इंप्लाई कर रहा है बाय रिपीटेड फ्रेज यू स्टार्ट डाइंग स्लोली, ये फ्रेज रिपीट हो रहा है, क्या इंप्लाई कर रहा है? बोल रहा है कि इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेगनेशन जो होती है, स्टेगनेशन, अच्छा स्टेगनेशन यानी स्टेगनेट यानी रुक जाना, हॉल्ट हो जाना, ठीक है, एक ही तरफ रहते रहना, एक ही जैसा, स्टॉप हो जाने को कहा जा रहा है, लीड्स टू लिविंग डेथ। नेरूरो एम्फोसाइज कर रहा है कि निग्लेक्ट करना सेल्फ ग्रोथ को, कंपैशन को, और चेंज करना, चेंज वगैरह इन चीजों को, वो क्या क्या कॉज करता है? स्लो डेथ। आहिस्ता आहिस्ता इंसान का जो स्पिरिट होता है, इमोशंस होते हैं, वो सारे मरने लग जाते हैं। ये लिटरल डेथ की बात नहीं कर रहा कि मर जाए सच में इंसान, नहीं, अंदर ही अंदर उसकी ख्वाहिशात मरने लग जाती हैं, इस किस्म का। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स भी इसके हो गए। अच्छा, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट वाली जो तस्वीर थी, मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से बना दिया है कि टेबल में आ गया ये। अच्छा, ये चीज थी, अगर मैं दिखा दूंगा। अच्छा, ये है कि इफेक्ट बताओ कि एक्शन और कॉजेस ऑन पर्सनैलिटी, बिहेवियर एंड थिंकिंग। तो यहाँ पे कॉज दिया हुआ है कि ट्रैवल है, तो एक्शन है। इफ यू ट्रैवल, आप ट्रैवल करोगे तो क्या होगा? ओपन माइंडेड हो जाओगे, एडवेंचरस हो जाओगे, ज्यादा अवेयर होगे, अलग अलग किस्म के कल्चर्स और पर्सपेक्टिव से दुनियादारी सीखोगे। रीड, अच्छा यहाँ पे कंपेयर कॉन्ट्रास्ट है, तो अगर करोगे तो इफ यू डोंट, अगर नहीं करोगे तो क्या होगा? नैरो माइंडेड होगे, छोटे दिमाग वाले होगे, स्टक हो जाओगे रूटीन्स में, और मिस करोगे अपॉर्चुनिटीज जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, बहुत सारी चीजें सीखने से। रीड, इफ यू रीड तो आप नॉलेज गेन करोगे, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स गेन करोगे, इमेजिनेशन आपकी ज्यादा वाइडन होगी, और जिंदगी को ज्यादा बेटर समझ सकते हो। अगर नहीं तो आप लैक करोगे अवेयरनेस, इमेजिनेशन भी लिमिटेड होगी, और एबिलिटी नहीं होगी आपको कि जिंदगी की दूसरी दूसरी चीजों को अलग अलग व्यू पॉइंट से आप सीख सको, समझ सको, या देख सको। प्ले, इफ यू प्ले, आप डेवलप करते हो कि आपके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ जाए, इमोशनल रिजिलियंस पैदा हो। अगर नहीं तो आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस, रिजिड और लेस अडेप्टेबल बन जाते हो, इन शॉर्ट खड़ूस बन जाते हो। अच्छा, इसमें रखे यूज मोबाइल फोन, अगर मोबाइल फोन वाइजली, कीवर्ड है वाइजली यूज करो, तो फिर आप कनेक्टेड रहते हो दूसरों से, इन्फॉर्म रहते हो, और नई नई चीजें सीख सकते हो। अगर नहीं तो आप बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील करोगे, मिस इन्फॉर्मेशन फील करोगे, मिस इन्फॉर्म फील करोगे, और लैक मॉडर्न स्किल्स, यानी मोबाइल फोन यूज करना, टैबलेट यूज करना, कोई भी डिजिटल चीज यूज करना, इलेक्ट्रॉनिक, वो मॉडर्न स्किल्स हैं, आप फिर वो लैक करने लगोगे, आप बोलोगे मुझे तो आता ही नहीं है। आजकल के जमाने में कौन सा बच्चा है जो ऐसे कहेगा मुझे नहीं आता? अगर कोई ऐसा बच्चा है तो दुनिया के सारे बच्चे उसकी तरफ ऐसे देखेंगे कि ये कौन सा अजूबा है, और वो बच्चा फिर एक्सक्लूडेड फील करेगा। अच्छा, तो याद है यहाँ पे कि फिगरेटिव डिवाइसेस क्या क्या है इस पोएम में। मेटाफोर है कि यू स्टार्ट डाइंग, तो ये मेटाफोर है, ये बेसिकली बता रहा है कि आप इन चीजें यूज कर लेते हो, पैशन यूज कर देते हो, और इसको कंपेयर कर रहा है कि स्लोली फिर डाई करने लग जाता है अंदर ही अंदर, ठीक है, रियल फिजिकली नहीं, दोबारा बता रही हूँ। एनाफोरा है, एनाफोरा इसमें क्या है कि ये एक वर्ड है, ये वाला, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली। अच्छा, ये मैं बता दूं, क्वेश्चन आंसर्स तो हैं, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ना, ये भी करो, क्योंकि इसके भी घुमा के क्वेश्चन आंसर्स आपके एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे कि बोल देगा ये जो एनाफोरा क्या है इस पोयम में, पोयम का नाम लेके, तो आप बता सकते हो कि भाई ये वाली, आपने पोयम पढ़ी होगी तो बताओगे ना। इलिंटेशन क्या है कि पैशन, टर्बुलेंट इमोशंस। पैराडॉक्सिस में है कि रन अवे फ्रॉम सेंसिबल एडवाइस। अच्छा,
ये एक पैराडॉक्स क्यों है? क्योंकि भाई सेंसिबल एडवाइस से अगर आप रन करोगे तो क्या खाई में गिरना है आपने? एडवाइस तो आपको सही दे रहा होगा ना इंसान। ये बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि कभी कभी आपने जो कॉशन दिया हुआ है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करो, उसको थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। उसको थोड़ा अपने ध्यान में रख के करना चाहिए, क्या ये वाकई क्वेश्चन सही था, नेसेसरी था, या मैं इसको छोड़ के आगे बढ़ूं। ठीक है। इस किस्म की बात को कहा जा रहा है। ये नहीं कि गलत सलत काम में आप लोग बोलो कि हाँ भाई सेंसिबल एडवाइस इग्नोर कर रहे हैं हम जाके खाई में कूद रहे हैं, ऐसी चीजें नहीं करने को कह रहा है ये। सेंसिबल एडवाइस जैसे ये हुई कि आपके पास कोई जॉब है, आपको 25,000 पर मंथ उससे मिल रही है, लेकिन आप अगर 1 मिनट भी लेट जाते हो तो आपकी सैलरी कटती है। आप रोज वहां जाते हो, आपका मैनेजर आपको तंग करता है। आप रोज वहां जाते हो, वहां के एम्प्लॉयज आपको तंग करते हैं। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। लेकिन भाई सेंसिबल एडवाइस लोग दे रहे हैं कि भाई तुम ये जॉब छोड़ दोगे तो तुम्हारे पास पैसे कैसे आएंगे। सही बात है ये बात सही है कि जॉब है तो कैसे जाएंगे। तो ये एडवाइस सेंसिबल है, लेकिन उससे आपको नुकसान भी तो हो रहा है बहुत। तो अगर आप कोई दूसरी जॉब ढूंढ के कर लेता हो तो क्या हुआ, आपकी जो सेंसिबल एडवाइस थी वो आपने छोड़ दी, क्वेश्चन हटा दिया, लेकिन फिर भी आपने दूसरा भी सेंसिबल ही काम किया है। ठीक है ना। इस किस्म से ये कह रहा है। बहुत सारे बच्चे इस पॉइंट को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं, बोलते हैं नहीं भाई हम तो अब सारे काम खुला खुला करें। नहीं, आपने फिर भी सेंसिबली सोचना है। ठीक है। इसका सवाल आ सकता है तो आपने इसका एग्जाम्पल भी दोगे ना तो सोच समझ के देना है, इस तरीके के नहीं मैं मेरी जो मर्जी आए मैं कर लूं, ऐसा नहीं। अच्छा, किल योर सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम ये किल करने को क्यों 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 बता रहा है इसके अंदर। सेल्फ स्टीम इज ट्रीटेड एज समथिंग अलाइव दैट कैन बी किल्ड, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली अगर इंसान अपने अंदर से सेल्फ स्टीम कम कर लेता है तो वो जिंदगी में वैसे ही कुछ नहीं पा पाता, उसके पास कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है, सब कुछ कम हो जाता है, आता जाता भी वो भूल जाता है। तो अपने अंदर की सेल्फ स्टीम खुद नहीं खत्म करनी चाहिए इंसान को, ना किसी और को खत्म करनी देनी चाहिए। अच्छा, क्रिटिकल अप्रिशिएशन क्या थी, मैंने यहाँ पे पूरी लिख दी है, वो तो आती नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ना इसको मेंशन कर दी है। अच्छा, यूलिसिस है आपके पास अगली पोयम, जो कि एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी है। सेंट्रल आइडिया इसका ये है कि रिवॉल्व किसके अराउंड कर रही है, रेस्टलेस ह्यूमन स्पिरिट। ठीक है। रेस्टलेस ह्यूमन स्पिरिट और डिजायर उसका कि एडवेंचर कैसे करना है, एडवेंचर के लिए डिजायर है उसका, नॉलेज के लिए है, और पर्सनल फुलफिलमेंट इवन इन ओल्ड एज, यानी बुढ़ापे तक में इंसान को ये चीज इन चीजों की चाहत होती है कि एडवेंचर हो जाए, कुछ नॉलेज मिल जाए, कुछ कुछ पर्सनल फुलफिलमेंट हो जिंदगी की, वो मिल जाए। इस पोयम में यूलिसिस है एक हीरो जिसको बनाया जा रहा है, जिसको होमर्स होमर्स ओडेसी का हीरो कहा जाता है यूलिसिस। वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अपनी जिंदगी में आफ्टर रिटर्निंग टू इकिया। जब वो वापस आ जाता है तो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, और तो उसने एक किंगडम रूल किया, और फिर भी वो फील करता है कि वो अनफुलफिल्ड है बाय डोमेस्टिक लाइफ और उसके रूटीन जो उसको गवर्न करते हैं। वो लॉन्ग करता है, यानी वो चाहता है, लॉन्ग्स यानी चाहता है टू कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। वो दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहता है और सीख कर रहा है, नए नए एडवेंचर करना चाहता है वो स्ट्राइव कर रहा है किसके लिए, ग्रेटनेस के लिए। जब तक उसकी जिंदगी ना खत्म हो जाए वो ये सारी चीजें करना चाहता है। अच्छा, तो बेसिकली साइड अगर आपने पोयम को देखा होगा तो एक कश्ती बनी हुई है और वहां पे बहुत सारे सेलर्स बने हुए हैं और एक ये यूलिसिस खड़ा हुआ है। तो उस पोयम में भी ये चीज यही दिखा रहे हैं कि हाँ मैं खड़ा हुआ हूँ यहाँ पे और मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जिंदगी की एडवेंचर्स को देखता चला जा रहा हूँ। यहाँ पे है कि माई मरीनर्स यानी अपने सोल्जर्स के, अपने जो उसके साथ जा रहे हैं सेलर्स, उनकी बात कर रहे हैं। सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड वॉट एंड थॉट विद मी दैट एवर विद frolic welcome took the thunder and the sunshine and opposed free hearts, free foreheads. You and I are old age yet yes. Honor and is told, that closes all, but something at the end. Some work of noble note may yet be done, not unbecoming man that strove with gods. बेसिक इसका आइडिया पूरी का ये कह रहा है कि जिंदगी बेशक खत्म होने को है, लेकिन इससे पहले कि जिंदगी खत्म हो मैं और जिंदगी में चीजें ढूंढना चाहता हूँ, एडवेंचर करना चाहता हूँ, नॉलेज ढूंढना चाहता हूँ। दिल खुले हैं, दिमाग खुले हैं, हम आजाद हैं और हम आगे भी ढूंढेंगे और खुदा हमारे साथ होगा। Light began to twinkle from rocks. The long days wane. The slow moon climbs a deep moon round with many voices. Come, my friend, tea is not too late to seek a newer world. Push off and sitting well in older might. Sounding furrows for my purpose holds to sail beyond the sunset and baths of all western star till I die. तो कह रहा है बेशक चांद स्लो स्लो मूव कर रहा है, पहाड़ियां आगे बढ़ रही हैं और बहुत सारे चीजें स्लो होती चली जा रही हैं, लेकिन कह रहा है आओ मेरे दोस्तों हम जाके एक नई दुनिया ढूंढते हैं।
हम ढूंढते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, जब तक हमारी जिंदगी खुद ना खत्म हो जाए। इट मे बी दैट गल्फ विल वॉश अस डाउन, ऐसा भी हो सकता है कि समंदर की लहरें हमें डुबो दे। और इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइल्स, या ऐसा भी हो सकता है कि हमें हैप्पी आइल्स में पहुंच जाए, यानी एक अच्छी जगह, एक अच्छा पैराडाइज, एंड सी द ग्रेट एक्रीज, यानी अच्छे से पैराडाइज, अच्छी सी जिंदगी में चली जाए। whom we knew, who much is taken, much abides, and though we are not now the strength we in old days, moved earth and heaven, that which we are. One equal temper of heroic hearts, and made weak by time, fate, but strong in will to strive, to seek, to find, and not to yield. यानी ये कह रहा है कि हाँ, अब हम बेशक उतने जवान नहीं हैं, अब हमारे अंदर शायद इतनी हिम्मत नहीं है, शायद हमें पानी की लहरें ले जाए, या शायद हमें वो पैराडाइज मिल जाए जिसकी हमें तलाश है। तो आओ मेरे साथ और हम हिला के रख दें जमीन को, लेकिन हम वो पहुंच के रहें, वो चीजें ढूंढ के रहें। अच्छा, इसमें भी सारे ये सैंपल आंसर है, इसका इमेजिन करना है। इसमें क्या है सवाल, देखो। इमेजिन यू आर समवन हु लव चैलेंजेस, आपको ये इंसान, उसको चैलेंजेस बहुत पसंद है, एडवेंचर पसंद है, एक्सप्लोर करना, नई नई जगह, लोगों से मिलना और नई चीजें सीखना। बट नाउ बिकॉज ऑफ एज, लेकिन अब एज की वजह से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से, या कोई सर्कमस्टेंसेस आपके पास ऐसे हैं जिंदगी में जिसकी वजह से आप अनेबल हो ये सब चीजें करने, ठीक है, यानी ये कर नहीं सकते आप। हाउ वुड दैट मेक यू फील, यानी ये चीजें आप नहीं कर सकते तो आपको कैसा फील होगा, क्या थॉट्स होंगे, क्या एक्शंस होंगे जो आप करोगे तो आपको वापस रिकनेक्ट फील हो जाए अपने पैशन से, जो कि एडवेंचर और इस पर्पस के लिए। तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे छोटा सा एक आंसर बना दिया है, आप जो चाहे बना लो, जो आपको अपनी तरफ से लगे उन वर्ड्स पे कर लो। आई वुड फील रेस्टलेस, फ्रस्ट्रेटेड एंड स्लाइटली सैड। रेस्टलेस फील होगा मुझे, फ्रस्ट्रेटेड फील होगा, और बहुत थोड़ा सा होगा सैड भी फील होगा, क्योंकि मेरा जो स्पिरिट था वो क्या चाहता है, मेरी जो अंदर से चाहत थी वो ये है कि मैं एक्सप्लोर करूं, लेकिन जो मेरी बॉडी है या सर्कमस्टेंसेस है वो मुझे लिमिट कर रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, बुढ़ापा है तो नहीं कर सकता, बॉडी नहीं, पैर नहीं चलते। रिकनेक्ट करने अपने पैशन के लिए तो मैं क्या करूंगा, छोटी छोटी एडवेंचर ट्रिप कर लूं मैं या फार अवे कोई दूर दूर चीजों के बारे में रीड अप कर लूं, या कुछ और नई स्किल सीख लूं, कोई भी ऐसी चीज कर लूं ताकि इन सब चीजों पे से मेरा माइंड हट जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन भी दे दिया है कि ये कौन कौन क्या क्या था। अच्छा, अब आखिरी हमारी पोएम बची है, आई थिंक हम, नहीं, दो बची है ना अभी, उस पर पहुंच जाते हैं। अच्छा, स्टॉप ऑल द क्लॉक्स। देखो, ये पोएम बेसिकली ग्रीफ के बारे में, ठीक है, ग्रीफ, जब आपका कोई प्यारा आपके पास से चला जाता है दुनिया छोड़ के, तो उसके बारे में इस पोयम में वो बताता है कि किस दर्जे की तकलीफ होती है, ऐसा लगता है दुनिया फट गई हो, ऐसी किस्म की तकलीफ इंसान के पास होती है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया ही रुक गई, चाहे वो घड़ी हो, क्लॉक हो, या तारे हो, टाइम का कुछ नहीं पता चलता, सब रुका हुआ है। और सब लगता है इसके, सब एक एक चीज मोurn कर रही है आपके खोए हुए लोगों को। इस पोएम में देखो बता क्या रहा है, स्टॉप ऑल द क्लॉक्स, कट ऑफ ऑल द टेलीफोन्स, प्रिवेंट द डॉग्स फ्रॉम बार्किंग विद जूसी बोन्स, साइलेंस द पियानोस विद मफल्ड ड्रम, ब्रिंग आउट द कॉफिन एंड लेट द मोर्नर्स कम। इसमें बता रहा है कि भाई, उस तकलीफ को बयान कर रहा है कि भाई, अगर किसी की जिंदगी से कोई उसका प्यारा चला जाता है तो इंसान बोलता है कि सब कुछ रुक गया, उसको सब ऐसा फील होता है। वो चाहता है घड़ी रुक जाए, टेलीफोन बजना बंद हो जाए, कोई भी डॉग या कोई भी जानवर की आवाज ना आए बाहर से, खुश होता हुआ, खेलता हुआ, कोई ऐसी आवाजें ना आए, कोई गाने बजाने या कोई भी ऐसे ढोल ढाल सब बंद हो जाए, जो जनाजा है वो आए, और जो उसमें उसके प्यारे हैं वो आके मौन करें, दुख करें। सारे जो प्लेन्स जा रहे हैं, एरोप्लेन्स ऊपर से, वो भी मौन करते हुए जा रहे हैं, यानी वो भी उदास होते हुए जा रहे हैं। सारे जो प्लेन्स ऐसे जहाज लिखते हुए जा रहे हैं, मैसेज वो लेके रहे हैं कि ही इज डेड, यानी वो मर चुका है, जो भी कोई हो। पुट क्रेज ब्रॉ अराउंड द वाइट नेक्स ऑफ पब्लिक डव। अच्छा, डव जो है वो होप और ऐसी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर ऐसा बो लगाओ, उनके ऊपर ऐसा अफसोस रन आउट कर दो। जो ट्रैफिक पुलिस मैन है वो भी क्या करें, ब्लैक कॉटन ग्लव्स पहने हुए, यानी वो भी मौन कर रहे हैं। आपने देखा होगा जब कोई ऐसा इंतकाल कर जाता है तो अक्सर स्पोर्ट्स टीम वाले जो होते हैं वो काला कपड़ा बांध लेते हैं, रिबन वगैरह बांध लेते हैं। तो उसी तरीके से काला जो कपड़ा है, या वो ग्लव्स की सूरत में हो या पट्टी की सूरत में हो, वो ऐसा अफसोस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसमें कह रहा है कि ट्रैफिक पुलिस वाले भी काले ग्लव्स पहने हुए हैं और अफसोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और भी अफसोस कर रहे हैं।
ही वॉज माई नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, माई वर्किंग वीक एंड माई संडे रेस्ट। यानी वो इनका सब कुछ था, नॉर्थ भी वो, साउथ भी वो, ईस्ट भी वो, वेस्ट भी वो, पूरा हफ्ता काम करने वाला भी वो, संडे को आराम करने वाला भी वो, हर एक चीज वो, आफ्टरनून भी वो, मिडनाइट भी वो, बातें करने वाली बातें भी वो, गाना भी वो, सब कुछ भी वो। आई थॉट दैट लव वुड लास्ट फॉर एवर, आई वॉज रॉन्ग। उनको लगता था कि जिंदगी का जो मोहब्बत है इनसे वो जिंदगी भर लास्ट करेगी, लेकिन वो गलत थे। क्यों? क्योंकि ये रह गया और वो चला गया जिंदगी छोड़ के। अच्छा, तो यहाँ पे आपको जो पोयम दी हुई थी बुक में, उस पर तस्वीरें दी हुई थी। अब उनकी मीनिंग क्या है? क्लॉक जो बनी हुई थी उसकी मीनिंग है कि पासेज ऑफ टाइम विद डेथ, टाइम फील्स मीनिंगलेस और इरेलेवेंट। जब आपकी जिंदगी में आपके आसपास कोई आपका चाहने वाला मर जाता है तो आपके पास जो टाइम का एक्सपेक्ट होता है, सोचते हो टाइम क्या है, वो कुछ समझ नहीं आता। ऐसा लगता है वक्त रुक गया है, ऐसा लगता है वक्त चला जा रहा है। जब आप उस गम से, उस तकलीफ से बाहर आते हो तब अपने साथ होता है, हे, इतने दिन गुजर गए, इतने महीने गुजर गए, इतने हफ्ते गुजर गए। सब लोगों के अलग होता है। तो वो इसकी जो सिंबॉलिक मीनिंग है वो ये है कि नहीं पता चलता टाइम क्या है, मीनिंगलेस हो जाता है, रिलेवेंट हो जाता है टाइम, फर्क ही नहीं पड़ता। डव जो है वो पीस और प्योरिटी और इनोसेंस रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो मोurनिंग फॉर लॉस है, यानी अफसोस करा जा रहा है, इसका मतलब अफसोस करना। जो कंपास बना हुआ है वो बेसिकली, कंपास आपको क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, गाइडेंस के लिए होता है। इसमें है कि जो डिसीज्ड है, यानी जो मर गया है, वो था स्पीकर का, यानी जो पोयम राइटर है, जो लिख रहा है, जो रुल है, उसका मोरल और इमोशनल कंपास। वो ही बताने वाला था कि उसको सही रास्ता क्या है, किस तरह इमोशनल रहना है, किस तरह फिजिकली रहना है, किस तरह हर चीज से रहना है। स्टारी नाइट जो है वो ब्यूटी और पेनेंस दिखा रही होती है नेचर की। यहाँ बता रहा है कि अब ये मीनिंगलेस है, क्योंकि जो उसका प्यारा था, जिसके साथ वो शेयर करता था ये चीजें, वो तो जिंदगी से जा चुका है। मीनिंग जो है टाइटल की, वो बेसिकली क्या करता है? वो सिंबलाइज कर रहा है कि डिजायर टू होल्ड टाइम, टाइम रुक जाए, क्योंकि वो इतने ग्रीफ में, इतने उदासी में, उसके हिसाब में टाइम ये रुक जाए। जो स्पीकर है वो चाहता है कि सब कुछ पॉज हो जाए जिंदगी में, और वो रिफ्लेक्ट करे इस इमोशनल तरीके से जो पैरालिसिस हो गया है उसको। जब आप किसी प्यारे को खोते हो बहुत, तो आप बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हो उसके इमोशनल टर्मोइल में। ये बता रहा है कि उसको इमोशनली इतना रह के इतना उदास है कि वो चाहता है सब कुछ रुक जाए जिंदगी में, सब पॉज हो जाए, टाइम वाइम हर चीज। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स एमसीक्यूज इसके भी डाल दिए हैं मैंने यहाँ पे, तो वो एक्सप्लेनेशन में नहीं डाल रही हूँ, वो आप रीड अप कर सकते हो खुद। अच्छा, अब देखो हमारी ये लास्ट पोएम है, फिर इससे हमारा लेक्चर ऑफ हो रहा है। तो अब है सुरसुई। ठीक है, ये बेसिकली एक बड़ी सी सिंधी पोयम है। ठीक है, इसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और यहाँ पे लिखा है आपके पास। उसके कुछ वर्सेस लिए हुए हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जो हमने जितनी पोएम्स पढ़ी उन सबके थोड़े थोड़े लिए हुए हैं, लेकिन इसके बकायदा बता रहे हैं कि सिलेक्टेड वर्सेस, इसी टाइटल में था तो मैंने लिख दी। सुरसोई बेसिकली क्या है? एक पोयम है जो कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, डिवोशन और परसेवरेंस के बारे में है, कि जब मुश्किलात हों उसके दौरान भी ये सही चीजें मेंटेन रखी हुई। ये कहानी है एक सरसुई, एक औरत के बारे में, जो क्या कहती है, एक बहुत ही मुश्किल पेरिलस जर्नी से थ्रू गुजरती है, डेजर्ट्स के थ्रू। ठीक है, डेजर्ट होता है ना, उसके थ्रू, और स्टॉर्म्स के थ्रू। किस लिए? यूनाइट होने के लिए, यानी वापस मिलने के लिए अपने प्यारे पुहून से। वो डेमोन्स्ट्रेट करती है, दिखाती है कि प्यार मोहब्बत अगर स्टेडफास्ट तरीके से करी जाए, हिम्मत रख के करी जाए, और स्पिरिचुअल रेजिलियंस हो, हिम्मत हो आपके पास, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। की पॉइंट्स इसके ये हैं कि ये एंडोर कर रहे हैं मोहब्बत को। उसमें क्या है, एंडोरिंग मोहब्बत उसकी किस तरीके के सच्चा प्यार रिक्वायर करता है कि आपके पास सब्र हो, सेक्रीफाइस करने की एबिलिटी और अनवेवरिंग कमिटमेंट, चेंज नहीं हो कमिटमेंट। स्ट्रगल और परसेवरेंस है इसके अंदर, के लाइफ के जितने भी चैलेंजेस हो वो पार्ट हैं आपकी जर्नी के। जो आपके अचीविंग गोल करना है, जो आपको गोल अचीव करना चाहते हो, जो भी कोई डिजायर है वो अचीव करना चाहते हो, तो उसके जो जर्नी है अचीव करने की, वो चैलेंजेस आपकी जिंदगी के पार्ट्स हैं, वो आपने गुजरने ही। स्पिरिचुअल एल्गोरी सुसुई की जो जर्नी है वो सिंबलाइज करती है कि जो सोल है वो क्वेस्ट में चल रही होती है। ये एक क्वेस्ट होता है जिसमें वो यूं गुजर रही होती है ताकि उसकी यूनियन हो जाए अपने डिवाइन के साथ, जो भी कोई वो चाहता है उससे। मोरल और इमोशनल स्ट्रेंथ में कह रहा जाए, पोएम जो है वो सेलिब्रेट करती है कि करेज है आपके पास, रॉयल्टी है और डिवोशन हो, ये तीनों। अच्छा,
बेसिकली ये टेल है मोहब्बत की, सेक्रीफाइस की और ट्रायम्फ की, कि इंसान का जो स्पिरिट है वो किस तरह जीत जाता है कितनी भी उसके साथ मुश्किलात आ जाए तब भी। पोयम में बता रही है कि ये पोयम क्या है, देखो। बर्न एज लॉन्ग एज यू लिव, चॉइस देयर इज नन। यानी जब तक जिंदा रहो तब तक अजियत से गुजरते रहो, कोई आपके पास और रास्ता नहीं है। वेदर इट इज हॉट और कोल्ड, प्लेस टू रेस्ट इन नन। यानी चाहे मौसम कैसा भी हो, ठंडा हो गर्म हो, कोई आपके पास जगह नहीं है जहाँ पे आप सुकून से रह जाओ। चाहे जिंदगी ठंडी हो गर्म हो, अच्छा हो मौसम या बुरा हो, सीधे सीधे चलते चले जाओ, कोई मौका नहीं कि आप रुक के सोचो और आगे बढ़ो। डार्कनेस जो है वो मुश्किल अल्फाज, मुश्किल वक्त को आ जाए, लेस डार्कनेस फेल्स, यानी मुश्किल वक्त गुजर जाएगा, खत्म हो जाएगा। यू फेल टू फाइंड बिलवर्ड ट्रैक्स, लेकिन आप ये नहीं फेल होना इसके अंदर, आपको जहां पे जाना है जो रास्ता वो ना खो जाए आपसे। ओ मदर, व्हाट इज द ग्राउंड बीनीथ माई फीट। ये अपनी माँ से कह रही है कि माँ, अम्मी, मेरे जो पैरों तले जमीन है वो बहुत गर्म है, क्योंकि डेजर्ट से आ रही हैं, वहां से गुजर रही हैं तो वहां गरीब है। फायर लव विद इन मी बर्न्स, मोहब्बत की जो आग है वो उसके अंदर जलती चली जा रही है, और वो जो आग है वो डबल फ्लेम्ड है। यानी उसके अंदर वो चाहत भी है कि हाँ मैं मिल जाऊंगी, और उसके अंदर वो चाहत भी है कि वो इतनी उससे मोहब्बत करती है कि वो मोहब्बत ही उसको अंदर से खत्म करती जा रही है मुश्किलात को फेस करते हुए। इफ आई एवर फॉरगेट माई लव, इफ हिज मेमोरी इज एवर erased फ्रॉम माई हार्ट, देन द डेजर्ट ब्लास्ट में ब्रिंग माई एंड लाइक डेजर्ट्स ला। यानी अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं भूल जाऊं अपनी मोहब्बत को और उसकी सारी यादें दिमाग और दिल से हट जाए, तो जो डेजर्ट की मुश्किलात हैं वो उसको वापस घुमा के ले आएगी, और जो लार्क है, लार्क बेसिकली एक परिंदा होता है, गाने गाने वाला, छोटी सी चिड़िया वाली बर्ड, वो उसकी तरह खत्म हो जाएगी। आखिरी है, टीयर्स फ्रॉम माई आईज फॉल लाइक ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिशों की तरह उसके आंसू बहते। What I consider love was in truth fire's flame. जो उसने मोहब्बत सोची वो असल में बहुत बड़ी आग थी, बहुत बड़ी एक सजा सी बन गई इसके लिए। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसकी क्वालिटीज वगैरह क्या दी हुई हैं, और पोएटिक मैचिंग और फ्रिगेटिव मैचिंग पूरी हुई है, यहाँ पे मैचिंग कर दी है। अच्छा, बर्न एज लॉन्ग एज यू लिव, रियल फायर इज नॉट, रियल लव इज नॉट कंफर्ट बट इंटेंस एंड कंज्यूमिंग। नो प्लेस टू रेस्ट, यानी द जर्नी टू स्पिरिचुअल ट्रूथ हैज नो ईज और शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट वगैरह नहीं है। मार्च ऑन, यानी चलते चले जाओ। डार्कनेस फेज, स्पिरिचुअल लॉस हो या किसी भी किस्म का ट्रूथ मिसिंग हो, आधा अधूरा। बिलवड ट्रैक्स, साइंस और गाइडेंस टूवर्ड्स द डिवाइन और बिलवड। फायर ऑफ लव विद इन मी बर्न्स, इंटेंस इनर लॉन्गिंग या स्पिरिचुअल पैशन। अच्छा, इसके भी एमसीक्यूज वगैरह सारे मैंने यहाँ पे सेट कर दिए हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको ये नोट्स भी शेयर कर दूंगी, और जो आपकी बुक है क्लास 12 की वो भी ऑब्वियसली पीडीएफ ऑनलाइन अवेलेबल होता है, वो लिंक भी शेयर कर दूंगी, और नॉवल का भी। अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स जो पोज वगैरह के चाहिए, या ऐसे राइटिंग चाहिए, या किसी और चीज पे वीडियो चाहिए, तो आप जरूर कमेंट करें, ताकि फिर उसके हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से वही और वीडियोस क्रिएट कर दी जाए।